नमस्कार सभी को। आज हम लोग धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर को हम लोग आज जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो धातु एवं धातु के क्या क्या पढ़ना है इसका हम जानेंगे। भौतिकीय गुण और आपका रासायनिक गुण, फिर उसके बाद हम धातु को कैसे निष्कासित करते हैं वो भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद संरक्षण जानेंगे। ये सब इसके बारे में धातु एवं धातु के बारे में आपका इम्पोर्टेंट है। आपके भौतिकीय गुण आपका जो है अलग, दोनों के अलग, धातु एवं धातु का भौतिकीय गुण क्या क्या अलग है इसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि रासायनिक गुण धातु एवं धातु से बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है क्या, तत्वों को उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सारे तत्वों को कितना 3 भाग में बांटा गया है। एक पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। इंग्लिश में बोले तो धातु को मेटल बोलते हैं और आपका अधातु को नॉन मेटल बोलते हैं और आपका उपधातु को मेटलॉइड बोलते हैं। तो तत्व को कितना भाग में, 3 भाग में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। अब धातु क्या होता है कि बहुत सारे पदार्थों के उनके कुछ खास गुण होते हैं। जैसे धात्विक चमक, उसमें क्या होता है, चमक होता है। धातु में क्या होता है, चमक, आघातवर्धीयता होता है, तन्यता होता है, तन्यता विद्युत, और ऊष्मीय चालकता होता है तथा ध्वनिता हो तो उस गुण वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। धातु के चमक क्या होना चाहिए, धातु में चमक होता है। आप देखेंगे उसके सरफेस जो है चमकता है। आघातवर्धीयता क्या होता है कि उसको हम क्या बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, उसको पीट के हम चादर बना सकते हैं। मेटल का ये एक आपका गुण है। तन्यता क्या है, तो हम उसमें तार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, उसको हम तार खींच के तार बनाया जा सकता है मेटल को, धातु को। विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता, विद्युत और आपका ऊष्मीय चालकता जो आपका एक गुड कंडक्टर है, किसका, आपका हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ध्वनिता एक गुड, उसमें से क्या है, सोनरस साउंड है। देखिए आप उसको मारते होंगे धातु में तो उससे आवाज़ निकलता है, टन टन की आवाज़ निकलता है। तो ये सब अगर गुण रखते हैं कुछ पदार्थ तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, आयरन को हिंदी में लोहा बोलते हैं। लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि ये सब क्या है, आपके धातु हैं सर। अब आता है नेक्स्ट अधातु। अधातु किसको बोलेंगे, कुछ पदार्थों को उनके विशिष्ट गुणों के कारण अधातु कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाता है, आघातवर्धीयता नहीं होता, उसमें चमक नहीं होता, तन्यता विद्युत और उसमें, ठीक है, उसमें विद्युत और ऊष्मीय चालकता नहीं होता। ठीक, पुअर होता है, गरीब होता है, उसमें अच्छा नहीं होता है, ध्वनिता भी नहीं उसमें नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अधातु बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल या जैसे कार्बन आपका हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गए, क्लोरीन हो गए, ये सब आपके क्या है, आपके अधातु हैं सर, आपके अधातु हैं। अधातुओं के गुण प्राय धातु के गुणों के ठीक विपरीत होता है। अधातु का जो गुण है सर वो धातु के गुण का विपरीत होता है, उसका ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। उपधातु किसे बोलेंगे, उपधातु हम उसको बोलते हैं जिसका दोनों गुण, धातु एवं अधातु का दोनों का गुण रखे उसे हम उपधातु बोलते हैं। और उपधातु का एग्जाम्पल आपका सिलिकन है सर। क्या है, सिलिकन है। सिलिकन आपका उपधातु का एग्जाम्पल है। जर्मेनियम आपका क्या, जर्मेनियम आपका उपधातु का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे धातु तथा अधातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का देखेंगे सर। अब आता है क्या, सबसे पहले धात्विक चमक। क्या होता है, धातु की सत्ता चमकदार होती है। धातु जो होता है सर उसका सत्ता जो होता है, उसका लेयर जो होता है, उसका सरफेस एरिया जो होता है, क्या होता है, सरफेस ए आपका क्या होता है, चमक होता है, लचरस होता है। अधातु में अधातु चमकीली नहीं होती। अधातु आपका चमकीली नहीं होता, वो चमक उसमें नहीं होता। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, ये आपका अपवाद है, ये आप याद रखिएगा। फिर आता है कठोरता। धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है।
ठीक है। धातु जो आपका होता है क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन अपवाद है, सोडियम एंड पोटासियम जो और लिथियम जो ये 3 धातु हैं सर, उसे अगर चाकू से काटोगे तो क्या होता है, इजीली कट जाते हैं, वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तो याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये 3 ऐसे धातु हैं जो क्या मुलायम होते हैं, बाकी सब धातु क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है। अब अधातु जो है वो अधिकतर कठोर नहीं होते, ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। अधातु जो आपका सर क्या होता है, मुलायम होता है। लेकिन अपवाद, कार्बन का एक अपरूप जो है हीरा, हीरा जो है सबसे प्राकृतिक का पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर आपका हीरा होता है। तो एक अपवाद है, कार्बन का जो एक अपरूप है वो हीरा जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है प्राकृतिक पदार्थ होने के बावजूद भी, और सब अधातु क्या होता है, कठोर नहीं होती। तीसरा रूप उसका जो धातु जो होता है, धातुएं कमरे के तापमान पर क्या होता है, ठोस रूप में पाई जाती है। रूप जो होता है धातु का वो सामान्य तापमान, कमरे के तापमान पर, रूम के टेम्परेचर पे क्या होता है, उसमें जो पाई जाती है वो कैसे, ठोस की अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड के रूप में पाया जाता है। लेकिन अपवाद है कि केवल मरकरी, एक पारा जो है सर, पारा एक आपका ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। किस रूप में, द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आता है अधातु का रूप। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। अधातु जो है किसके रूप में पाया जाता है, ठोस या गैसीय, बोले तो सॉलिड या गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं धातु। लेकिन एक अपवाद है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है सर, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो आपके तरल रूप में या द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आता है आघात वर्धीयता। तो धातु के कुछ धातु को पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है कि कुछ धातु को हम पीट कर क्या बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं सर। पतली चादर मिठाई में देखे होंगे, सिल्वर का जो फॉयल चढ़ाया रहता है वो क्या है, आपका धातु के कारण वो क्या किया, पीट के उसे आपका पतली चादर बना दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आघात वर्धीयता बोलते हैं। ठीक है। अधातुएं आघातवर्धी नहीं होती, और उसको आप पीट कर पतली चादर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। अधातु में पीट कर पतली चादर नहीं बनाया जा सकता है, किसमें, अधातु में। अब नेक्स्ट आता है तन्यता। तन्यता जो है सर, तन्यता धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता जो है धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु को हम पतली तार में खींचकर बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती है, उसको हम पतली तार नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तन्यता नहीं होती किसमें, अधातु में। तो आप 1 ग्राम सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे अच्छा तन्यता जो धातु का होता है वो क्या, इसका होता है गोल्ड का, किसका होता है, सोना का होता है। याद रखिएगा, सोना का 1 ग्राम सोना को हम कितना लंबा तार बना सकते हैं, अप्रोक्स 2 किलोमीटर हम उसका 1 ग्राम सोना को तार बना सकते हैं। आघातवर्धीय सबसे कौन कौन है, आपका चांदी और सोना सबसे आघातवर्धीयता का सबसे अच्छा धातु है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आता है विद्युत और ऊष्मा के चालक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या गुण जो है, तो धातु का समानता जो धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, ये आपका विद्युत या ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन अपवाद है क्या, सीसा और मरकरी जो है वो कुछ चालक होता है। सीसा लीड और आपका मरकरी जो है पारा, ये दोनों क्या होता है सर, कुछ चालक होते हैं। ये आपका अपवाद है। ठीक है। और इसी तरह धातु में जो विद्युत और ऊष्मा के चालक क्या होता है, कुछ चालक होते हैं। धातुएं जो है विद्युत या ऊष्मा का कुछ चालक होता है। लेकिन अपवाद है, कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइट जो सुचालक है आपका विद्युत या ऊष्मा का। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है सर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट गुण घनत्व। घनत्व जो है धातु समानता अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होते हैं। धातु में समानता जो है अधिक घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और उच्च गलनांक होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी ज़्यादा होता है सर। अपवाद है, सोडियम एवं पोटासियम का घनत्व तथा गलनांक कम होती है। ठीक है, सोडियम और पोटासियम दो ऐसा मेटल है, धातु है जिसका घनत्व या गलनांक कम होता है सर। लेकिन एक और अपवाद, सीजियम एंड गैलियम,
सीजियम एंड गैलियम दो ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। सीजियम एंड गैलियम अपवाद है, याद रखिएगा। सीजियम एंड गैलियम दो ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। उसको अगर आप हाथ के हथेली पे आगे रख देते हो दोनों मेटल को, तो क्या करेगा, मेल्ट करना, गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब घनत्व अधातु में सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होते हैं। अधातु में सामान्यतः जो धातुओं का घनत्व जो होता है या गलनांक जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, कम होते हैं। धावनिक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सोनरस, टन टन का आवाज। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है। धातु में अगर कठोर सतह से क्या करता है, टकराता है, तो उससे क्या आवाज पैदा करती है, वहां से आवाज उत्पन्न होता है। लेकिन अधातुएं में धावनिक नहीं होती, अधातुएं धावनिक नहीं होता, उससे आपका आवाज पैदा उत्पन्न नहीं होती है। किसमें, अधातु में। अब आता है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO, Na2O। आपके जो अधिकतर धातुएं होता है वो क्षारकीय मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाती है। लेकिन आपके अधातुएं जो होता है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। आपके अधातुएं जो होते हैं वो आपके अम्लीय ऑक्साइड या आपका उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल SO2, ठीक है, SO2, CO2 आपका भी क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक, ये सब आपके क्या हैं, अम्लीय ऑक्साइड हैं। अब चलते आगे, धातुओं के रासायनिक गुण। अब क्या देखेंगे, आप देख लिए, आप भौतिकीय गुण देख लिए धातु एवं अधातु का। अब अंतर भी इसी तरह आपको एग्जाम में आएगा, तो इसी तरह आपको लिखना भी है। अब आता है क्या, धातुओं के रासायनिक गुण देखना है। धातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे। अब आता है क्या, धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु को जब ऑक्सीजन से क्या करवा दे, रिएक्शन करवा दे। जब धातु को हवा में जलाया जाता है तो संबंधित धातु ऑक्साइड बनता है। जब धातु को ऑक्सीजन में जलाते हैं हम लोग सर, तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। इसका सूत्र जो है आपका, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, धातु का ऑक्साइड दे रहा है, धातु का ऑक्साइड दे रहा है। अधिकांश धातु या गुण प्रदर्शित करता है, अतः धातुओं को हवा में जलाने पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, संबंधित मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनता है। कि जब अधिकांश धातु या प्रदर्शित करता है कि धातु को जब हवा में हम लोग जलाते हैं तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड या धातु का ऑक्साइड बनता है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जब सोडियम को हवा में गर्म किया जाता है, जब सोडियम को हवा में गर्म किया जाता है तो सोडियम तुरंत नारंगी लो के साथ जलने लगता है। किस कलर में, ऑरेंज लो के साथ वो क्या करने लगता है, स्टार्ट कर देता है जलना, तथा सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम पेरोक्साइड का मिश्रण बनता है। तो सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ या हवा में गर्म किया जाता है तो किसके साथ सोडियम जो जलता है, किससे जलता है, कैसा जलता है, ऑरेंज लो या नारंगी लो के साथ जलना स्टार्ट कर देता है। तो और उत्पन्न क्या करता है, वहाँ पे उत्पाद क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम पेरोक्साइड का मिश्रण बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब NO को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, Na2O बन जाता है, Na2O बन जाता है सर। अब आता है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है क्या, 2, जब लिथियम को हवा में गर्म किया जाता है, जब लिथियम को हवा में गर्म किया जाता है या जलाया जाता है तो लिथियम भी तुरंत रेड टिंटेड फ्लेम के साथ, लो के साथ, ठीक है, रेड टिंटेड लो के साथ क्या होता है, जलने लगता है और क्या बना लेता है, लिथियम ऑक्साइड देता है। जब लिथियम को Li को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है O2 के साथ तो क्या बना लेता है, लिथियम ऑक्साइड बना लेता है सर। तो लिथियम का वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2 होता है। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो क्या बन जा रहा है, इसका फार्मूला आपका बन रहा है सर Li2O बन जा रहा है, लिथियम ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल या उदाहरण, पोटासियम को हवा में जलाने पर, जब पोटासियम को हवा के साथ जलाते हैं तो पोटासियम पेरोक्साइड या पोटासियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। पोटासियम पेरोक्साइड या पोटासियम सुपर ऑक्साइड बनता है।
तो के को जब पोटासियम को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो पोटासियम पेरोक्साइड बन गया, या उसको फिर अगर पोटासियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बन रहा है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड बन रहा है। पोटासियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KO2, और आपका पोटासियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, K2O2 होता है। पोटासियम पेरोक्साइड हो गया। तो इसी तरह सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O2 हो जाएगा, Na2O2 हो जाएगा। सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, पोटासियम को हवा में गर्म करते ही तुरंत क्या कर देता है, पिघल जाता है। पोटासियम को जैसे हवा में गर्म करोगे तुरंत क्या कर जाएगा, पिघल जाता है, तुरंत मेल्ट कर जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। क्या बोलता है, चूंकि सोडियम, पोटासियम और लिथियम काफ़ी अभिक्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम जो है वो काफ़ी अभिक्रियाशील होने के कारण वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, और ये आपका अभिक्रिया करता है। और ये धातुएं जल के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ये धातु जो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों ऑक्सीजन या जल के साथ बहुत तेजी से आपका अभिक्रिया करता है। सोडियम का जल के साथ अभिक्रिया के क्रम में इतनी ऊष्मा निकलती है कि अभिक्रिया के क्रम में बनने वाले हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाता है। तो सोडियम को जब जल के साथ क्या कर देते, अभिक्रिया करवाते हैं के क्रम में इतनी ऊष्मा वहाँ से ये जनरेट होता है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, ये आपका ऊष्मा क्षेपी क्या है, वो आपका अभिक्रिया है। तो वहाँ से अभिक्रिया के क्रम में बनने में वाले हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाता है। उतना ऊष्मा निकलता है वहाँ से कि हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है उसमें तुरंत आग लग जाता है। इन्हें अनचाहे अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम, पोटासियम तथा लिथियम को केरोसिन का तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसलिए वाटर जल में भी वो रिएक्ट कर जाता है तुरंत, और किसमें, हवा में भी तुरंत वो रिएक्ट कर जाता है। तो सोडियम और पोटासियम और लिथियम को बचाने के लिए किसमें हम लोग रखते हैं, किसमें रखते हैं सर, किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं। अब आता है वही नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम धातु को हवा में जलाते हैं, हवा में जलाने पर चौंधियाने वाले प्रकाश, डेजलिंग लाइट, मतलब बहुत तेजी लाइट आपका वहाँ से चौंधियाने वाले प्रकाश के साथ क्या करता है, जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। Mg को जब ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, क्या बनेगा, MgO बनेगा, MgO बनेगा। तो इसको एक रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको रिएक्शन को क्या, अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है, जब अल्मुनियम को हवा में जलाया जाता है तो अल्मुनियम ऑक्साइड बनता है। Al को O2 से जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका Al2O3 बन जाता है सर। फिर आपको रिएक्शन को क्या करना है, आपको संतुलित करना है, अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। अब आता है, जब जिंक को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो जिंक का वाष्प बनना शुरू हो जाता है, जिसकी पर जिंक पर चढ़ जाती है। तो जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। जब लीड को हवा में जलाया या गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, जिसकी एक पतली परत लेड के ऊपर चढ़ जाती है। तो लीड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाएगा, लीड ऑक्साइड बन जाएगा। जब कॉपर को हवा में जलाया जाता है तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है, जिसकी पतली परत कॉपर के सतह पर क्या जम जाती है। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बन जाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर 2 मतलब कॉपर का वैलेंसी यहाँ कितना पे शो कर रहा है, और यहाँ पे वैलेंसी 2 शो कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब आता है नेक्स्ट, जब लोहे के बुरादे को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह चमकदार फुहारे स्प्रिंकलर लाइट के साथ जलने लगता है, लेकिन लोहे के रोड को हवा में जलाने से यह केवल गर्म हो जाता है, जलता नहीं है। ठीक है, लोहा को बुरादे बनाकर अगर हवा में जलाते हैं, हवा के साथ जलाते हैं तो वो कैसा चमकदार फुहारे के साथ जलने लगता है, लेकिन लोहे के रोड को हवा में जलाते हैं तो केवल क्या होता है, गर्म होता है, ना कि वो जलता है। ये याद रखिएगा। चांदी तथा सोना हवा में या बिना हवा के नहीं जलता है, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। इन धातुओं को नोबल धातु कहा जाता है। ठीक है, चांदी और गोल्ड, जो आपका सिल्वर और गोल्ड है, वो हवा में या बिना हवा के नहीं जलता।
हवा में भी नहीं जलता, बिना हवा के भी नहीं जलता, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातु हैं। और धातुओं को इसको क्या बोला जाता है, नोबल धातु बोला जाता है, इनट धातु बोला जाता है, इनट मेटल बोला जाता है, नोबल मेटल बोला जाता है, क्योंकि ये हवा में रिएक्शन नहीं करता है सर। अब आता है मेटल ऑक्साइड। अब आता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, जब मेटल ऑक्साइड का गुण क्षारीय होता है, मेटल ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, क्षारीय होता है। अभी भी बताए थे ना कि मेटल ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है। जब मेटल ऑक्साइड को तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल बोले तो लिक्विड डाइल्यूटेड अम्ल के साथ, जिसमें पानी मिलाया हो, के साथ अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण और तथा क्या जल बनाता है। मेटल ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सूत्र इसका होगा क्या कि मेटल ऑक्साइड प्लस अम्ल, ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो संबंधित लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। और आगे देखते हैं उदाहरण, सोडियम ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। सोडियम ऑक्साइड आपका क्या है, आपका धातु ऑक्साइड है, और इसे अगर हम तनु, ठीक है, पानी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अम्ल के साथ क्या करवा दे रहे, अभिक्रिया करवा दे रहे, तो सोडियम क्लोराइड और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसका सूत्र क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आपका सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, आपका Na2O होता है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, डाइल्यूटेड पानी मिला हुआ है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस जल बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। अब आता है नेक्स्ट, पोटासियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अम्ल के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, पोटासियम क्लोराइड तथा जल बनता है। तो K2O प्लस HCl को दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो KCl पोटासियम क्लोराइड और आपका वाटर H2O जल बनता है। कॉपर ऑक्साइड का जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड तथा जल का उत्पन्न होता है। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O बनता है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और क्या बनता है, लवण और आपका जल बनता है। अब आता है क्या, धातु का जल के साथ अभिक्रिया। धातु का जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर संबंधित मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो मेटल प्लस, सूत्र क्या हो जाएगा, मेटल को या धातु को जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, बाहर निकल रहा है। उदाहरण के तौर पे जब सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जल के साथ रिएक्ट करवा रहे तो क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। तो मेटल प्लस जल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। उदाहरण के तौर पे सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जल के साथ, तो क्या बनेगा, अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कैल्शियम को जब जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या, हाइड्रोजन H2 बनेगा। मैग्नीशियम को जब जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस H2 बनेगा। एल्युमिनियम को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Al2O3 3H2 बनता है। तो Fa जब आयरन को जब रिएक्ट करवाते हैं, आयरन को जब किससे, जल के साथ, जब आयरन को जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 बनता है, ठीक है, H2 बनता है। ठीक, अब चलते हैं आगे।
अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है लोहे में जंग लगना। तो लोहा ठंडे जल या हवा में उपस्थित नमी के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी परत लोहे की सतह से ऊपर जम जाती है और धीरे धीरे लोहे का पूरा सामान आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। लोहे से बने सामान के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ने की क्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। लोहे में जंग कैसे लगता है वो बे जानना है। तो लोहे ठंडे जल या हवा में उपस्थित नमी के साथ क्या करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया कर वहाँ से आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। Fe2O3 बना लेता है। Fe2O3 बनाता है, जिसकी परत लोहे की सतह के ऊपर जम जाती है। जिसकी परत क्या होता है? लोहे के सतह के ऊपर क्या होता है? जम जाता है। धीरे धीरे लोहे का पूरा सामान आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और पूरे धीरे धीरे क्या हो जाता है, लोहा का पूरा जो सामान है पूरा लोहा क्या आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। लोहे से बने सामान के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ने की क्रिया को, लोहे से बने सामान के ऊपर जो आयरन ऑक्साइड आपका परत बन रहा है चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगना कहते हैं। नोट: लीड, कॉपर, सिल्वर तो तथा सोने आदि ठंडे या गर्म जल या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, गोल्ड, ये आपके ना ठंडे पानी में, ना गर्म पानी में, ना जल वाष्प में वो आपका अभिक्रिया नहीं करता है। अब आता है क्या? मेटल ऑक्साइड। अब क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किसके बोलेंगे? मेटल ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया। मेटल ऑक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? जल के साथ। अधिकांश मेटल ऑक्साइड जल में अघुलनशील होता है। अधिकांश जो मेटल ऑक्साइड है वो जल में क्या घुलता नहीं है, परंतु अल्कली तथा अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है धातु हैं, ये दो के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये दोनों क्या होते हैं? ऑक्साइड जल में क्या घुलनशील होता है। घुलनशील होता है तो ये क्या करेगा? वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? संबंधित हाइड्रोक्साइड में आपका धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये काफ़ी प्रबल क्षार होते हैं। ये क्या होते हैं? काफ़ी प्रबल क्षार होते हैं, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ऐसे क्षार को अल्कली कहा जाता है। उस क्षार को हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। अल्कली कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये आपका सूत्र है। मेटल ऑक्साइड प्लस जल क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। अब आता है उदाहरण सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। Na2O प्लस वाटर जल H2O दोनों को साथ में अभिक्रिया कर दिए तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाएगा। अब आता है क्या? नोट: सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत मजबूत क्षार है। पोटासियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटासियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो K2O प्लस H2O क्या बनेगा? KOH बनेगा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक अत्यधिक प्रबल क्षार है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी क्या? एक अत्यधिक क्या है? प्रबल क्षार है। अब आता है नेक्स्ट धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु को क्या कर रहे? अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? धातु प्लस तनु अम्ल को जब लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और आपका क्या? हाइड्रोजन गैस बनता है। सूत्र: धातु प्लस तनु अम्ल क्या एरो तीर का निशान क्या देगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन सभी धातु अम्ल के साथ समान तरह से अभिक्रिया नहीं करता है तथा ये लवण सोल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। तो ये आपके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। जैसे कि कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। किससे? कम ठीक है, कम अभिक्रियाशील है। किससे? हाइड्रोजन से।
ठीक है। अब आता है आगे, आगे आता है उदाहरण के तौर पे कि जब आयरन को, लोहा को HCl, क्या है यहाँ पे तनु HCl है, तनु मतलब पानी मिलाया हुआ है, तो आयरन को जब Fe प्लस HCl क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस H2 बन जाएगा। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। Mg को जब HCl के साथ आपका अभिक्रिया करवाएंगे तो MgCl2 प्लस H2 मिलेगा। जिंक को जब HCl के साथ आप क्रिया करवाएंगे तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 मिलेगा। अब आगे जब अल्युमिनियम को Al को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो AlCl3 प्लस क्या, H2 मिलेगा। इसी तरह अगर Fe आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2 आपका हाइड्रोजन अम्ल बनेगा सर, आपका हाइड्रोजन अम्ल बनेगा, आपका हाइड्रोजन अम्ल बनेगा, हाइड्रोजन अम्ल बनेगा। नोट, कॉपर, सिल्वर, मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि ये आपका कम अभिक्रियाशील है। किससे, हाइड्रोजन के कंपेयर में, हाइड्रोजन की तुलना में कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है। अब आता है आगे, आगे आता है एक धातु अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया। एक धातु क्या दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक धातु अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया। जब एक धातु जब विस्थापित अभिक्रिया उसके बोलते हैं, विस्थापित अभिक्रिया, ठीक है। जब एक ज़्यादा अभिक्रियात्मक धातु, एक क्या हो गया, ज़्यादा अभिक्रियात्मक धातु उससे कम अभिक्रियात्मक धातु के लवण को घोल के साथ अभिक्रिया करता है। जो ज़्यादा अभिक्रियात्मक धातु है वो कम अभिक्रियात्मक धातु को क्या करता है, उसके लवण से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, ज़्यादा अभिक्रियात्मक धातु के साथ वो आपका कंपाउंड या लवण बना लेता है। क्या होता है कि आप मानो कि यहाँ पे आपका AB जब आया किसके साथ, C के साथ, मानो कि C जो है ज़्यादा, ये अधिकतम, ये ज़्यादा अभिक्रियात्मक धातु है, अभिक्रियात्मक धातु है और ये जो है मेरा एक कम अभिक्रियात्मक धातु है। तो क्या करेगा, C जो है वो कंपाउंड बना लेगा CB बना लेगा और A को क्या कर देगा, बाहर मार के निकाल देगा, A को क्या करेगा, बाहर मार के निकाल देगा, ठीक है। एक क्या करेगा, बाहर मार के निकाल देगा, ठीक। अब तो यहाँ पे मेटल 1 धातु M1 है और M2B है, तो क्या करेगा, आपका जो रिएक्शन बनेगा, M1 आपका क्या अधिक अभिक्रियात्मक धातु है और M2 जो है आपका वो आपका कम अभिक्रियात्मक धातु है, कम अभिक्रियात्मक धातु है। तो B से आपका क्या करेगा, M1 B के साथ रिएक्ट कर जाएगा और M2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया। चलते हैं इसका उदाहरण की ओर। तो यहाँ M1 धातु M2 धातु से ज़्यादा अभिक्रियात्मक है तथा M2B धातु M2 का लवण है। ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। M1 धातु क्या है, ज़्यादा अभिक्रियात्मक है किससे, M2 से, और M2B धातु यहाँ क्या है, M2 का लवण है। तो क्या M1 क्या करेगा, M1B बना लेगा और M2 को क्या बाहर निकाल देगा। उदाहरण, जब लोहे के किलो को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबा कर रखा जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनाता है। कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबा कर रख दिया जाता है तो क्या करेगा, लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। क्यों बना लेता है, लोहा आपका ज़्यादा अभिक्रियात्मक है किससे, कॉपर से, इसलिए उसे विस्थापित, कॉपर को विस्थापित कर देता है। जब आयरन क्या है, सॉलिड में है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक्वस में है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, नीला कलर का होता है। ये कैसा होता है, फेरस सल्फेट हरा कलर का। तो क्या करेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 बना लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ये विस्थापित अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में आयरन क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब आता है सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी किसे बोलेंगे, ये आपका सूची जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशील के आधार पर अवरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम, घटते क्रम में,
अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सूची जिसमें धातुओं के उनके क्रियाशील की सबसे ज़्यादा क्रियाशील है सबसे ऊपर रखा गया, सबसे कम उसके नीचे, उससे कम उससे नीचे, उसके कम उससे नीचे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सूची में सबसे क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर और सबसे कम क्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा गया है। और इस सूची में जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु को कहाँ रखा गया है? सबसे ऊपर। और सबसे कम क्रियाशील धातु को कहाँ रखा गया है? सबसे नीचे रखा गया है। तो कैसे याद रखोगे? यहाँ पे देखो तत्वों, ठीक है, तो यहाँ तत्वों के संकेत है और यहाँ तत्वों के नाम है। तो अगर हम नीचे जा रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपके जो क्रियाशील धातु है उसका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, अवरोही क्रम में है, घट रहा है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपका क्रियाशील धातु क्या हो रहा है? और उसका क्रियाशीलता क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो पोटासियम का सबसे ज़्यादा कैसे याद रखोगे? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद क्या आता है आपका? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ऐसे याद करने का ट्रिक है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी? तो यहाँ पे कैटरीना क्या हो गया? कैटरीना आपका पोटासियम, के से पोटासियम, ने तो सोडियम, कार कैल्शियम, मांगी मैग्नीशियम, अल्टो अल्युमिनियम, जेन जिंक, फेरारी आयरन, फेरस आयरन, Fe आयरन, फिर भी Pb लीड, हाइड्रोजन है, क्यों? कॉपर, फिर मिली Hg मरकरी, Me, ठीक है, M मिली मरकरी, और Ag सिल्वर, फिर इसके बाद गोल्ड और ओडी गोल्ड। तो आप ऐसे याद रखोगे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, एक क्या होता है? टीन भी आता है, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस तरह से आप याद रख सकते हो। समझ आ गया? ये आपका क्या था? ये आपका क्या था? ये आपका सक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सीरीज से आप पहचान, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सोडियम, पोटासियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद अल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद टीन है, उसके बाद लीड है, उसके बाद क्या है? कॉपर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या है? कॉपर के बाद मरकरी के बाद सिल्वर के बाद गोल्ड के बाद प्लेटिनम। तो यहाँ पे पोटासियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और आपका जो गोल्ड है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु या तो बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करता है या विशेष परिस्थितियों में ही अभिक्रिया करता है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है क्या? बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेगा, और सबसे जो कम क्रियाशील धातु है वो बिल्कुल ही नहीं करेगा अभिक्रिया, या करेगा तो कुछ विशेष परिस्थिति में उसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा, कुछ कैटेलिस्ट डालना होगा, तब ये अभिक्रिया करेगा। जैसे कि पोटासियम, एग्जाम्पल के तौर पर पोटासियम जो है सबसे अधिक, आप सक्रियता श्रेणी में या रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो सबसे ऊपर है। तो ये क्या सबसे ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करता है, जबकि सोना या चांदी जो है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, मीन्स की सबसे कम अभिक्रियाशील है। कौन? सोना और चांदी तो बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करता है। सोने तथा चांदी का यह भी एक गुण है जिसके कारण इन धातुओं का उपयोग जेवर बनाने में होता है, क्योंकि वो अभिक्रिया नहीं करता है इसलिए वो चमक उसमें बना रहता है, इसलिए उसे हम जेवर बनाने में उपयोग करते हैं। अब आता है अधातु के रासायनिक गुण, अधातु केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये नॉन मेटल्स, ये देखेंगे। अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातु को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका क्या बनेगा? अधातु के ऑक्साइड बनते हैं। अधिकांश अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर संबंधित अधातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं।
सूत्र क्या होता है, अधातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, अधातु के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय या उदासीन होता है। जब अधातु के ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो संबंधित अम्ल बनता है। जब ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, अम्ल बनता है, इसलिए उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अधातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अम्लीय, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, आपका अम्ल बनता है, संबंधित अम्ल बनता है, इसलिए हम उसे क्या, अम्लीय, अधातु ऑक्साइड को अम्लीय कहते हैं। अब आगे उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण, क्या कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो C+O2 क्या बन गया, CO2 प्लस ऊष्मा देगा, CO2 प्लस ऊष्मा देगा। तो कार्बन को हवा में जलाना एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। यही कारण है कि कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कार्बन को हवा में जब जलाते हैं तो क्या मिलता है, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वहाँ से ऊष्मा बाहर निकलता है, इसलिए हम उसे ईंधन की तरह उपयोग करते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि कार्बन के विभिन्न रूप है। कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या, कार्बन के विभिन्न रूप है, कार्बन के विभिन्न रूप हैं। कार्बन का कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, अगर कार्बन को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो जब कार्बन को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जब कार्बन को कम ऑक्सीजन में जलाते हैं, दहन करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन को O2 क्या, लिमिटेड ऑक्सीजन में या सीमित ऑक्सीजन में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊष्मा देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊष्मा देगा। अब आता है नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड के गुण। अधातु के ऑक्साइड के गुण, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड के गुण कैसा होता है, अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड जल से गिले ब्लू लिटमस पत्र को किसमें, लाल रंग में बदल देता है। जब अधातु के ऑक्साइड को जल के गिले में अगर ब्लू लिटमस को डालोगे, लिटमस पत्र को, तो किसमें चेंज कर देगा, लाल रंग में बदल देता है, और वो क्या बताता है कि अम्ल है। जब अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, अम्ल बनाते हैं। जब अधातु ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। उदाहरण, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो यह कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बोनिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल क्या है, कमजोर अम्ल है, और उसे हम कोको कोला या सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करते हैं, पीते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में घोल देते हैं तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। अम्लीय वर्षा, अब क्या आता है, अम्लीय वर्षा आता है। अब क्या आता है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय एसिडिक गुण वाले जल का बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरना अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय गुण वाले क्या करे, जल का बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरे, वर्षा किसका हो, अम्लीय गुण वाले पानी का वर्षा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। गाड़ियाँ, फैक्ट्री आदि से ईंधन के जलने के बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड धुएं के रूप में निकलती है। गाड़ियाँ, फैक्ट्री से ईंधन के जलने के बाद क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, धुएं के रूप में निकलती है, जो स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है। जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए क्या, खतरनाक है। ये गैसें गाड़ियों तथा फैक्ट्रियों से निकलकर हवा में मिल जाती है तथा हवा में ही मौजूद रहती है। और ये हवा में क्या, गाड़ी और फैक्ट्री से धुआं तो निकल गया गैस बन के, और ये क्या हुआ, हवा में मिल जाता है, और ये हवा में ही क्या होता है, मौजूद होता है, डिस्पोज नहीं होता। अब चलते हैं आगे की ओर। और ये हवा में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। और जब बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। आपका कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला हो जाता है H2CO3, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला है ये क्या हो जाता है, आपका सल्फ्यूरिक H2SO3। ये अम्ल बनाती है, जो बारिश की बूंदों के साथ क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाती है। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक धरोहर, हिस्टोरिकल मोनूमेंट तथा ताजमहल जो कि संगमरमर का बना है आदि के लिए काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि अम्लीय वर्षा इन ऐतिहासिक इमारतों को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। उससे रिएक्ट करके क्या, वो कलरलेस या ये क्या, लचरसनेस बना देता है।
अम्लीय वर्षा जब नदियों तालाबों के में मिलकर उनके जल को आम्लिक बना देती है तो नदियों तथा तालाबों के जल के पीएच का मान क्या हो जाता है, अम्लीय जल के मिलने के कारण कम हो जाता है, तो वहाँ के जलीय जीव मरने लगते हैं। तो अगर आप अम्लीय वर्षा क्या हुआ, नदी तालाब में जाकर मिल गया तो पीएच वैल्यू जो है एसिडिक बन गया, पानी कैसा हो गया आपका, अम्लीय हो गया, तो वहाँ के जो जीव जंतु है, आपके जल जीव जंतु जो हैं वो क्या मरने लगते हैं। तो अम्लीय वर्षा से आपका कितना नुकसान है आप देख सकते हो। अब आता है क्या, एक धातु का दूसरे अधातुओं के साथ अभिक्रिया। एक धातु को दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया, तो एक धातु दूसरे अधातु के साथ अभिक्रिया कर संबंधित यौगिक बनाता है। एक परमाणु उसमें वर्तमान संयोजी इलेक्ट्रॉन के सारण ही दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करता है। एक धातु का दूसरे अधातुओं के साथ अभिक्रिया देखेंगे, एक धातु दूसरे अधातुओं, ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया, तो क्या करेगा, एक आपका क्या करेगा, संबंधित यौगिक बनाता है। आपका एक धातु दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, संबंधित यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाता है। एक परमाणु उसमें क्या, वर्तमान संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करता है। संयोजकता क्या है, वैलेंसी, संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है कि संयोग कितना वो बॉन्ड बनाएगा, उस योग्यता का क्षमता को हम संयोजकता वैलेंसी कहते हैं। किसी भी परमाणु की संयोजकता ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती है। किसी भी परमाणु का संयोजकता बोलो या संयोजकता जो है, वैलेंसी जो है वो आपका नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। उदाहरण NaCl, आपका सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका सोडियम धातु और क्लोरीन आपका अधातु से बना हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम की संयोजकता +1 है, सोडियम का संयोजकता वैलेंसी कितना है, +1 है, और क्लोरीन के संयोजकता कितना है, -1 है। तो सोडियम यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या इसे लिखते हैं, 281 पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहला और लास्ट सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, मीन्स कि वो हटा देगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो क्या बनेगा, Na+, क्या बनेगा, Na+ होगा। कैसे, यहाँ पे देखो आपका 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो क्या बचेगा आपका 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब कि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो Na+। तो Na+ का जो आयंस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2,8, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या लिखेंगे 2,8। तो सोडियम धनायन यहाँ पे बना। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया कौन, सोडियम, वो क्या करेगा, एक गेन करेगा, ये मतलब अपने को ले लेगा। क्लोरीन कितना होता है, 17 में देखो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या, ये क्लोरीन न्यूट्रल है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आ जाएगा, Cl- मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना है, 17 प्रोटॉन है, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, ऋणायन है। तो Na+Cl जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, NaCl बनाता है, क्या बनाता है, Na+Cl- बनता है, Na+Cl- बनता है। समझ आ गया। अब आता है क्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। कि किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु के बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाती है। समझ आ गया। उदाहरण, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते क्या लिखेंगे, 281। तो बाहरी कक्ष में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, बाहरी कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष में क्या है, बाहरी कक्ष तीसरा है, तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, नोबल गैस।
ठीक है। नोबल गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए उसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, आपकी जो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट हैं, 18 ग्रुप वाले एलिमेंट, ये सब क्या अक्रिय गैसें हैं। ये अक्रिय गैस इसलिए कहलाती है क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करती है, ये आपका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। परमाणु द्वारा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए यौगिक का बनना। अब हम लोग देखेंगे क्या परमाणुओं द्वारा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए यौगिक का बनना, कैसे यौगिक बनते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, उसे हम अभी देखेंगे। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा जो आपके परमाणु के द्वारा यौगिक का बनता है दो तरह से, एक आपका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बनता है और दूसरा आपका जो बनता है योगदान के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के योगदान के द्वारा बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो परमाणुओं द्वारा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों के परमाणु या समान तत्वों के परमाणु के साथ मिलकर बनाए जाने वाले बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। कि परमाणुओं द्वारा जो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों के परमाणु या समान तत्वों के परमाणु के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक बंध बनाते हैं, तो रासायनिक, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध आपके दो तरीके से बनते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके धातु एवं अधातु आएंगे, और इलेक्ट्रॉन के योगदान के द्वारा जो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके दो अधातु या सेम, दोनों समान तत्व हो या एक दूसरे तत्व हो, आपके दोनों क्या हो जाएंगे, अधातु कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा रासायनिक बंध का बनना, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या, रासायनिक बंध का बनना। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा बने हुए बंध को आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा बने हुए बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा बंध जो बनता है उसे आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक या इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक या इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खोने या प्राप्त करने के बाद परमाणु पर विद्युत आवेश आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खोने या प्राप्त करने पर वहाँ पे बाद क्या, परमाणु पर जो है विद्युत आवेश, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाता है। आयन, वैद्युत रूप से अविसित परमाणु को आयन कहा जाता है। वैद्युत रूप से अगर वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उस पर कोई भी एटम पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयन्स कहेंगे। अगर वहाँ पे चार्ज आ गया है, ठीक है, वैद्युत आ गया है, तो उस आयन को, अविसित परमाणु को क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। जैसे कि सोडियम आयन क्या हो जाएगा, Na+, इस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज। पोटासियम आयन कितना है, +1 K+। मैग्नीशियम आयन Mg2+, इसको हम लिख सकते हैं Mg2+। क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2-, अल्युमिनियम आयन Al3+। और आपका क्या गया, आपका नाइट्राइड आयन अगर अधातु है तो ID लगाना, ईड, ठीक है। ऑक्साइड, क्लोराइड, नाइट्राइड में क्या हो जाएगा, N3-, इस पर कितना चार्ज होगा, 3- चार्ज होगा। आयन के प्रकार, आयन दो प्रकार के होते हैं, धनावेशीय आयन और ऋणावेशित आयन। धनावेशित किसको बोलेंगे, केटायन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी इसका ऋणावेशित आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, केटायन एंड एनायन। अब आता है क्या, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक क्या तथा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण बनने वाले रासायनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दे, ट्रांसफर कर दे, के कारण जो रासायनिक बंध बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहते हैं। जब एक धातु किसके बीच होगा, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंध बनता है। जब एक धातु एक अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये आयनिक बंध बनाते हैं। बनने वाला यौगिक और उससे धातु और अधातु से बनने या यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। उदाहरण जो आपका है सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम NaCl का बनना। सोडियम आपका क्या है, धातु है जिसका परमाणु संख्या 11 है। सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे लिख सकते हैं, 281 लिख सकते हैं। सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, +1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। क्लोरीन का जो कि एक धातु है, अधातु है, उसका परमाणु संख्या कितना है, 17 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, 287। क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 7 है। कितना है, 7 है। तो Na क्या करेगा, Na पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन पे कितना है, 7 है। तो क्या करेगा, सोडियम जो है, जो आपके धातु है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता, वो आपका देता है, और कौन प्राप्त करता है, अधातु आपका प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया किसको, क्लोरीन को, और क्या बना लिया, Na+Cl- बना लिया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं। इसी तरह आप पोटासियम क्लोराइड का इसी तरह आपका बनता है। पोटासियम में आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और क्लोरीन में आपका 7 होता है। तो के क्या करेगा, क्लोरीन जो पोटासियम है, एक आपका क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, स्थानांतरण कर देगा। क्या बना लेगा, K+Cl- क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, KCl बना लेगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखते हैं पोटासियम क्लोराइड में बना हुआ बंध आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध है, ठीक है। और पोटासियम क्लोराइड आयनिक यौगिक या इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक कहलाता है। आयनिक कंपाउंड के गुण जो होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, भौतिक प्रकृति, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं। एक ऐसा इसका अवस्था जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और ये हार्ड होता है। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक और कवथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक और कवथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील और केरोसिन, पेट्रोल तथा विलायकों में अविलेय होते हैं। ये आपका जल में घुलनशील होता है, लेकिन आपके केरोसिन पेट्रोल में ये आपका अविलेय होता है, वहाँ पे अघुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में या गलित रूप में क्या होता है, विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक कंपाउंड आपके जलीय विलयन में या गलित रूप में क्या होता है, विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते, ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करता। जब सॉलिड स्टेट में होगा आपका आयनिक कंपाउंड, तो उसमें आपका विद्युत का प्रभाव नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आता है खनिज, अब क्या आता है, खनिज आता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, खनिज के बारे में। मिनरल्स किसको बोलते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, खनिज तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी अर्धक्रस्ट में पाए जाते हैं को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कि तत्व या यौगिक जो पृथ्वी के भूप्रपट्टी अर्धक्रस्ट में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आयस्क ओर्स आते हैं, ओर्स खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, उन धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से निकाला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा क्या ज़्यादा हो, उन धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से निकाला जा सकता है, उसे हम क्या, अयस्क कहते हैं। समझ आ गया। अब आता है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो अब आता है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातुओं को अयस्कों से उनकी सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज
के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अभी आप सक्रियता से नहीं पढ़े थे ना, पोटासियम का सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और आप क्या गोल्ड देखे थे, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। आयस्क से धातुओं के निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन के लिए धातुओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो आपका सक्रियता श्रेणी है उसको 3 भाग में, धातुओं को निष्कासन करने के लिए धातुओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है आयस्क के धातुओं से। तो पहला जो है आपका पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये जो 5 मेटल हैं वो अत्यधिक क्रियाशील धातु क्लोराइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा इसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसे क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये अधिक अभिक्रियाशील है तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करवा के क्या एनोड और कैथोड पे आपका, एनोड पे आपका क्या क्लोरीन मिलता है और कैथोड पे आपका क्या मिलता है, पोटासियम मिलता है। ठीक है, क्लोरीड या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो है जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ये जो आपके 6 मेटल 5 मेटल जो है ये आपका कम क्रियाशील धातुएं सल्फर ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ये सल्फर ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। निष्कर्षण कार्बन के द्वारा अपचयन होता है, इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन को कार्बन के साथ क्या रिडक्शन किया जाता है। ठीक है, रिडक्शन करवाया जाता है किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपकी जो धातु है वो क्या जाते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड को न्यूनतम क्रियाशील धातु शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। ये हमेशा क्या शुद्ध रूप में पाया जाता है, सिल्वर और आपका गोल्ड। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या होता है, धातु शोधन मेटलर्जी। आयस्क से धातुओं के निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया धातु शोधन कहलाती है। आयस्क से जो हम धातु का निष्कर्षण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु शोधन मेटलर्जी कहते हैं। सबसे पहले आयस्क है, आयस्क का सांद्रण करते हैं, सांद्रण इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करते हैं। उसके बाद उच्च अभिक्रियाशील धातु, फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु, फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो अगर इसका गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, इसका किसके फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड या क्लोराइड के फॉर्म में। फिर गलित धातु को विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है, फिर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु को क्या होता है, एक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, दूसरा कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। एक सल्फाइड आयस्क के रूप में और दूसरा कार्बोनेट आयस्क के रूप में। आपका मरकरी सल्फाइड और आपका जिंक सल्फाइड, ये आपका सिनाबार है, सिनाबार ये वायु के साथ एक से क्या कहते हैं, वायु के साथ इससे क्या कर दिया जाता है, भर्जन किया जाता है। फिर भर्जन, और ये आपका कार्बोनेट आयस्क सीमित आयु के साथ क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। ठीक है, भर्जन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, हीट किया जाता है। तो ये किस में चेंज हो जाता है, आपका जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है या मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और आपका अगर सीमित आयु में निस्तापन किया जाता है, मीन्स की लिमिटेड आयु में, सीमित आयु में उसे हीट करते हैं, तो वो क्या जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में। तो क्या हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किसमें बदल जाता है, धातु का ऑक्साइड में आ जाता है। धातु में अपचयन फिर करवाते हैं कार्बन के साथ अपचयन करवाते हैं तो धातु का शोधन हो जाता है। अब क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड आयस्क है। सल्फाइड आयस्क उसको क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। भर्जन करते मतलब कि उसमें रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, फिर किसमें, धातु में चेंज हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, पर्सीकरण कहते हैं। क्या करते हैं, पर्सीकरण फिर कर देते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आयस्क का सांद्रता आप देखेंगे। अब आता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। गैंग होता है उसमें, पृथ्वी की भूप्रपट्टी से प्राप्त आयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ, मिट्टी, बालू आदि क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी से प्राप्त आयस्क, जो आयस्क प्राप्त हुआ है उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे मिट्टी, बालू, उसे हम क्या कहेंगे, गैंग कहते हैं। धातु के आयस्क से निष्कर्षण के पूर्व इन अशुद्धियों, गैंग को हटाया जाता है।
धातु के आयस्क से निष्कर्षण के पूर्व क्या किया जाता है, अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। गेंग को धातु के आयस्क से साफ किए जाने की प्रक्रिया को आयस्क का संदरण कहते हैं। अब गेंग को धातु के आयस्क से आप क्या कर देते हैं, साफ किए जाने की प्रक्रिया को आयस्क का संदरण कहते हैं। मीन्स कि ओर्स पे क्या कहिए, ओर्स से अगर हम गेंग्स को हटा दिए तो उस प्रक्रिया को हम आयस्क का संदरण कहते हैं। धातु के आयस्क अब क्या आता है, धातु के आयस्क से अशुद्धियों गेंग को कई तरीकों से हटाया जाता है। आप जो धातु के आयस्क से अशुद्धियाँ गेंग को हटाने का बहुत तरीका हो सकता है। ये प्रक्रिया आयस्क के भौतिक और रासायनिक गुणों का पर निर्भर करते हैं। ये आपकी प्रक्रिया आयस्क के भौतिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या करता, निर्भर करता है। भर्जन किसको बोलते हैं, भर्जन रोस्टिंग। सल्फाइड के रूप में, जहाँ पे सल्फाइड आएगा वहाँ पे भर्जन होगा। सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाले आयस्क को हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन रोस्टिंग कहते हैं। कि सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाले आयस्क को हवा की उपस्थिति में अगर गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग कहते हैं या भर्जन कहते हैं। भर्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड आयस्क संबंधित ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, सल्फाइड ऑक्साइड क्या हो गया, सल्फाइड आयस्क जो है संबंधित ऑक्साइड में क्या हो जाता है, भर्जन की प्रक्रिया में चेंज हो जाता है। निस्थापन कैल्सिनेशन, कार्बोनेट के रूप में पाए जाने वाले आयस्क को सीमित हवा में गर्म किए जाने की प्रक्रिया को निस्थापन कैल्सिनेशन कहते हैं। निस्थापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट आयस्क संबंधित ऑक्साइड में बदल जाते हैं। कार्बोनेट आयस्क जो है वो संबंधित ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अवकरण या अपचयन, रिडक्शन, भर्जन या निस्थापन के बाद प्राप्त धातु के ऑक्साइड को संबंधित धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अवकरण या अपचयन कहते हैं। रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के बाद धातु के ऑक्साइड जो बने उसको आप क्या करवाना पड़ता है, अपचयनित करवाना पड़ता है। कार्बन या कुछ मेटल, अल्युमिनियम, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ उसे क्या करवाना पड़ता है, अपचयन करवाते हैं। अवकरण या अपचयन की प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड को उपयुक्त अपचायक के साथ गर्म किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड संबंधित धातु में बदल जाता है। कि आपका अवकरण अपचयन की प्रक्रिया में धातु के जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल हो जाएंगे, ये लेस रिएक्टिव मेटल हो जाएंगे, तो लेस आपके जो है कम अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, मोर वाला जब आएगा, सबसे ज़्यादा वाला अभिक्रियाशील वाला है कार्बन होते, तो कार्बन क्या बना लेगा, कार्बन ऑक्साइड बना लेगा और मेटल को बाहर निकाल देगा। धातुओं का परसीकरण, आप रिफाइनिंग करते हैं, मेटल का रिफाइनिंग, मेटल को रिफाइनिंग करने का प्रोसेस। निष्कर्षण की विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त धातुओं में कई तरह की अशुद्धियाँ होती है। जो हम धातु अब बनाएं वो धातु में बहुत विशुद्धि होता है, अतः इन प्राप्त धातु का परिशरण कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। फिर वो इन प्राप्त धातु का परिष्करण करते हैं, क्योंकि उसे हम क्या प्योर धातु मिल सके। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए परसीकरण करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं धातु का। शुद्ध धातु प्राप्त करने की कई विधियां हैं, लेकिन विद्युत अवघटनी परिष्करण एक प्रचलित विधि है। धातु को शुद्ध करने के कई विधियां हो सकते हैं, बहुत प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन एक विद्युत अवघटनी परिष्करण एक प्रचलित विधि है। कैसे, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन करके। इस विधि द्वारा तांबा, सोना, चांदी, जिंक, टिन आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। और इस विधि से हम लोग क्या सोना, तांबा, चांदी, जिंक, टिन का धातु का क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। कॉपर का विद्युत परिष्करण, आप देखते हैं कॉपर का विद्युत परिष्करण हम लोग को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कैथोड, यहाँ पे एक बैटरी ले लिया गया है। कैथोड में आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और आप कैथोड और आपका एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट अम्लीय का विलयन है, और यहाँ पे टेंक कॉपर 2+। आप क्या होता है, रिफाइनिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे कॉपर 2+। ठीक है, आपका एनोड जो होता है सबसे मोटा, ये यहाँ पे विशुद्धि कॉपर होते हैं, और यहाँ पे आपका शुद्धि कॉपर। आपका कैथोड में बहुत पतला टैग पे स्ट्रिप ले लेते हैं कैथोड, ये भी आपका शुद्धि कॉपर होता है, प्योर कॉपर होता है। अब क्या होता है, एनोड से आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यहाँ पे आप क्या हुआ,
कॉपर 2 प्लस आपका एनोड से बाहर निकलेगा और कैथोड में जाके क्या होगा, डिपॉजिट होगा। और जो एनोड पंख होगा अपद्रव, वो एनोड पंख के नीचे, एनोड के नीचे क्या हो जाएगा, आपका जमा हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी परिसीकरण कहते हैं। और क्या हुआ यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड के अवकरण से प्राप्त कॉपर धातु से विद्युत परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड के अवकरण से, ठीक है, अपचयन से प्राप्त कॉपर धातु से विद्युत परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। अवकरण से प्राप्त कॉपर धातु से, ठीक है, उससे आपका विद्युत परिष्करण विधि के द्वारा क्या, शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। अशुद्ध कॉपर का एक मोटा तथा शुद्ध कॉपर का एक पतला टुकड़ा लिया जाता है। अशुद्ध कॉपर का एक मोटा टुकड़ा और आपका शुद्ध कॉपर का एक पतला टुकड़ा लिया जाता है। इन दोनों टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबा दिया जाता है। ये इन दोनों टुकड़ों को किस में, कॉपर सल्फेट में क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है, घोल के में डुबा दिया जाता है। कॉपर के अशुद्ध टुकड़े को विद्युत धारा के धन ध्रुव मीन्स कि पॉजिटिव से उसे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और कॉपर के शुद्ध टुकड़े को किसे, ऋण ध्रुव मतलब कि कैथोड से जोड़ दिया जाता है। अब आगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इससे विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, अब क्या, जो मोटा टुकड़ा अशुद्ध टुकड़े था वो किससे, कैथोड से जोड़ा गया। और आपका शुद्ध जो कॉपर का था पतला वाला स्ट्रिप, वो किससे जोड़ा गया, आपका एनोड से जोड़ा गया। अब उसमें क्या, विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, उसमें विद्युत धारा प्रभाव छोड़ दिया जाता है, उसमें फ्लो होने लगता है। अशुद्ध टुकड़े के कॉपर धातु घुलकर कैथोड पर कॉपर के शुद्ध टुकड़े पर जमा हो जाता है। अशुद्ध टुकड़े से कॉपर धातु जो है वो कैथोड पर क्या हो जाता है, कॉपर के शुद्ध टुकड़े पर जमा होने लगता है। कॉपर में वर्तमान घुलनशील अशुद्धियाँ इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है। और कॉपर में जो वर्तमान घुलनशील अशुद्धियाँ इलेक्ट्रोलाइट है, अशुद्धियाँ जो आपका वहाँ पे अशुद्धि है, ठीक है, इम्प्योरिटी जो है वो कहाँ पे, आपके जो सोल्यूशन है घुल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तथा घुलनशील अशुद्धियाँ एनोड मड के रूप में तल में जमा हो जाता है। एनोड मड के रूप में क्या हो जाता है, घुलन अशुद्धियाँ जो है वो एनोड मड में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया में कॉपर धातु अशुद्ध टुकड़े से इलेक्ट्रॉन खोता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कॉपर धातु जो है अशुद्ध टुकड़े से इलेक्ट्रॉन खोता है तथा कॉपर आयन बनता है। और क्या बनता है, कॉपर आयन बनता है। कॉपर आयन धन अवशेष होने के कारण ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। क्या, कॉपर आयन में क्या, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कैथोड ध्रुव को कैथोड पोलैरिटी को क्या करेगा, कैथोड रे को कैथोड को तरफ क्या होगा, आकर्षित होता है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कॉपर धातु में बदल कर जमा हो जाता है। और कैथोड पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो अवशेषित चार्ज उसमें है, धन है, उस पर क्या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर धातु में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में प्राप्त धातु शुद्ध होता है। और इस प्रक्रिया से जो धातु आपका बनता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। अब आता है संचारण क्या होता है, कोरोजन। धातु हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल आदि के साथ अभिक्रिया के कारण धातु की परत धीरे धीरे क्षय होने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मतलब कि चमकीला उसका जाने लगता है, धातु की चमक खराब हो जाती है आदि। इस प्रक्रिया का धातु का संचारण कहते हैं कि उसमें क्या क्षय होने लगता है, धातु की चमक जाने लगता है, किसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु। तो उसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु का संचारण कहते हैं। उदाहरण, सिल्वर आयु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। जिसके कारण सिल्वर क्या हो जाता है, काली पड़ जाता है। सिल्वर देखे होंगे, चांदी जो है काला पड़ जाता है, क्यों, वायु में सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है। कॉपर जो है अर्ध कार्बन डाइऑक्साइड, अर्ध प्योर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर जो है अर्ध कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, वो भी क्या है, जंग है, संचारण है। लोहा अर्धवायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं।
अर्धवायु में लोहे का के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है, आपके आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, भूरे रंग का एक पदार्थ बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। संचारण के सुरक्षा, अब संचारण को कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को हम कैसे बचाया जा सकता है? लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके। लोहा में क्या करें, लोहे को अगर पेंट कर देते हैं तो लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तेल लगाकर, उसमें क्या करें, तेल लगा दें, ग्रीस लगाकर, असदलपन करके, असदलपन का इसको बोलते हैं जस्तीकरण करके, क्रोमियम लेपन करके, क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा के, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बना करके, ये सब जो है आप सनाचरण को से सुरक्षा पा सकते हो, उससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हो। अब आता है असदलेपन या जस्तीकरण। लोहे एवं इस्पात स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे असदलेपन या आप जस्तीकरण कहते हैं। समझ आ गया? लोहे में जंग लगना, जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में वर्तमान ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, या भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनते हैं। लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया, लोहा प्लस जल प्लस ऑक्सीजन, क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, जल और ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी आपका रस्ट लगता है। ठीक है, वहाँ पे आपका क्या रस्ट होना चाहिए। रस्ट लगने के लिए, जंग लगने के लिए लोहा में दोनों कंपलसरी है, क्या, जल और ऑक्सीजन दोनों होंगे तभी आपका जंग लगेगा। एग्जाम्पल, Fe जब वाटर के साथ O2 के साथ रिएक्ट करता है, जल और आपका ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लेता है, Fe2O3 और आपका .X वाटर, आपका ये आपका जंग का फार्मूला है। जंग का रासायनिक नाम आयरन 3 ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड है। जंग का रासायनिक नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड है। लोहे में जंग लगने की शर्तें, लोहे में जंग कैसे लगेगा उसका शर्त। लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का जल तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आना आवश्यक है, दोनों में आना, जल तथा ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में अगर लोहा आता है तभी लोहे में जंग लगेगा। किसी एक अर्थात हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता। अगर कोई एक अनुपस्थित है, नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, सपोज करो ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ पानी है, तो आपका जंग नहीं लगेगा। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आते हैं मिश्रातु, ठीक है, एलाय कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, एलाय कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु को अगर मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रातु कहते हैं। मिश्रात्वन एलाइंग धातु के गुणों तथा शक्ति, सनासन, शोरोधन क्षमता आदि को बढ़ाता है। एलाइंग जो मिश्रत्वावन है, धातु के गुणों, शक्ति, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, कोरोजन रेजिस्टेंस उसका बढ़ा देता है अगर आप मिश्रायु एलाय बनाते हो तो। स्टेनलेस स्टील, आयरन, ठीक है, ये आपका क्या है, मिश्र धातु है। निकेल या क्रोमियम का मिश्र धातु, निकेल क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील किसका है, आयरन, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इन धातुओं को आयरन में मिला देने से आयरन की संचारक क्या होता है, रोधन क्षमता, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। कार्बन को आयरन के साथ मिला देने से आयरन की कठोरता तथा शक्ति बढ़ जाती है। आयरन को अगर हम कार्बन के साथ मिला देते हैं तो उसका कठोरता जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आप पीतल, यहाँ पे मिश्र धातु, यहाँ पे अवयव घटक, यहाँ पे उपयोग, यहाँ टिक टू रिमेंबर। पीतल आपका किसका बनाता है, कॉपर प्लस जिंक का। कॉपर प्लस जिंक का कैसा बनाता है, आपका पीतल बना रहता है, वो आपका क्या, ब्रास कहते हैं। उपयोग बर्तन बनाने में यूज किया जाता है, कैसे याद करोगे, पिताजी, पीतल, तांबा प्लस जिंक, ठीक है। कांसा ब्रोंज, कैसे याद करोगे, कॉपर प्लस टिन। ब्रोंज जो है, कांसा जो है, कॉपर प्लस टिन का बना हुआ है, सिक्का एवं बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकल। जर्मन सिल्वर किससे बना हुआ है, कॉपर जिंक निकल, ठीक है, कॉपर जिंक निकल, बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। गन मेटल कॉपर जिंक टिन से बना हुआ रहता है, तोप गियर बनाने में यूज किया जाता है। डेल्टा मेटल कॉपर जिंक आयरन का बना हुआ रहता है, वॉल्व बेयरिंग बनाने में यूज किया जाता है।
मुंज मेटल कॉपर और जिंक का बना रहता है, जहाज रानी उद्योग बनाने में यूज किया जाता है। डच मेटल कॉपर और जिंक का बना रहता है, कॉपर और जिंक का डच मेटल बना रहता है, सस्ते आभूषण बनाने में यूज किया जाता है। टांका सोल्डर, सोल्डर जो होता है ना वो उसका टीन और लीड का बना हुआ रहता है। अमलगम ये मिश्र धातु कोई भी मेटल और पारा का साथ मिक्सचर रहता है उसका। स्टील, स्टील जो होता है कार्बन प्लस लोहा का बना रहता है। स्टेनलेस स्टील आपका क्रोमियम लोहा और निकल का बना रहता है। ठीक है। ड्यूरोल्यूमिन इसका बना रहता है अल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैंगनीज का बना रहता है। ये आपको याद कर लेना है। ये आपको किसा ब्रास का याद कर लेना, ब्रोंज का याद कर लेना। स्टेनलेस स्टील, स्टील इसका आप सोल्डर अमलगम ये सब का याद कर सकते हो। ये सब का पूछा जाता है एग्जाम में। थैंक यू।